हिंदी साहित्य के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में सुमति सक्सेना लाल की लिखी हुई कहानी सौगात। राम सिंह ने मानी के कमरे का सारा सामान निकालकर पोर्टिको में ढेर लगा दिया है। प्रशांत का आदेश है कि सब दान में इस घर के ही नौकर चाकरों में बांट दिया जाएगा। मैं उस सबको घूर कर देखती रहती हूँ। मानी के कपड़ों से भरा बक्सा, जाली की अलमारी, सिरहाने रखा रहने वाला स्टूल, गंगाजली, स्टील का लोटा, गिलास, कटोरी, रामायण, पलंग और मैं अनजाने में ही मनी मन हिसाब लगाती हूँ। टीक की लकड़ी का ये पलंग यहीं आकर तो बनवाया था। शायद 2 साल भी नहीं हुए होंगे। मन में एक अजब सी बेचैनी और झुंझलाहट भरी हुई है। समझ नहीं आता कि इस थका देने वाली बेचैनी को अपने सीने से कैसे हटा दूं। शाम ढल रही है। बढ़ते हुए धुंधलके के बीच सामने रखा सब कुछ बहुत दूर, बहुत उदास और रहस्यमय सा दिख रहा है। समझ नहीं पाती ये आवेश किसके ऊपर है, मानी पर या प्रशांत पर, दोनों पर ही। घर भर में छाए सन्नाटे के बीच रोज की तरह सारे काम उसी नियम और उसी समय से किए जा रहे हैं, पर फिर भी सब कुछ बेहद यंत्रवत लग रहा है, जैसे बीच में कोई संवादहीनता की स्थिति आ गई है और 3 प्राणियों का ये घर 3 इकाइयों में बंट गया है। जैसे मानी के ना होते ही सुख की एक कड़ी में जुड़े रहने वाले सब लोग टूटकर खंडों में बंट गए हैं। अलग अलग घूमते प्रशांत एक स्थायी भाव की तरह मेरे माथे पर सुलटे ठहर गई हैं। किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये नन्हा विक्रम कुछ दिन पहले तक हर क्षण मानी से चिपका रहता था। आजकल उनको कहीं न पाकर बौखलाया सा मेरे आगे पीछे बना हुआ है, पर उसने भी जैसे चुप्पी साधी हुई है। मानी इस घर की कोई भी नहीं थी, फिर भी वो किस प्रकार से इस घर पर छा गई थी, ये अब समझ पा रही हूँ। मानी के साथ 4.5 लंबे वर्ष गुजारे हैं हम सब ने। इतने दिनों में एक बार भी मानी पराई नहीं लगी थी और शायद उन्होंने भी कभी हमें गैर महसूस नहीं किया था। इतने दिनों में एक बार भी उन्होंने बुआ के घर या कहीं और जाने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, ना ही कभी किसी को बुलाने के लिए कहा था, ना हमें ही कभी ऐसा लगा था कि उन्हें कुछ दिन के लिए कहीं और चला जाना चाहिए। वो रिश्ता समय के साथ दिन ब दिन गहराता गया था और एक आदत की तरह इस घर का अनिवार्य हिस्सा बन गया था। हर दिन अर्दली शाम को लॉन में कुर्सियां लगा देता। गर्मियां होती तो पेडेस्टल फैन भी लगा दिया जाता। मैं और प्रशांत वहां बैठे रहते और मानी के कमरे से राम सिंह के भारी स्वर में रामायण के दोहे चौपाई सुनाई देते रहते। तब जैसे सारे घर का सुख भी एक पवित्रता में भरा धुला धुला सा लगता। हर दिन ऐसा होता कि थोड़ी देर बाद अपनी नन्ही सी उंगली में मानी को सहारा दे विक्रम हम लोगों के सामने की कुर्सी पर लाकर बैठा देता। बैठ जाने के बाद मानी प्यार से उसे अपने टिकट और समेट लेती और उसे आशीषों से भर देती। सुखी रह बेटा। शरारत से भरकर विक्रम अपनी निश्चल हंसी को मानी पर टिकाकर उन्हें छेड़ता। सुखी क्या होता है मानी? विक्रम की आंखों का उल्लास मानी के चेहरे पर छिटक आता। मोटर हो, पैसा हो, कोठी हो, इंसान बने, जल्दी से खूब बड़ा हो जा। विक्रम अपने नन्हे नन्हे हाथों को हवा में उछालता। पापा से भी बड़ा? हाँ, मानी हंसती। विक्रम अपने हाथों को और दूर तक फैला देता। इस कोठी से भी बड़ा। मानी फिर हंसती। हाँ, इस कोठी से भी बड़ा। वो अपनी बाहों को अपनी अधिकतम सीमा में फैला अपनी आंखों को गोल कर उनकी गोदी में सरक आता। आसमान से भी बड़ा। चल हट बदमाश, मानी उसे प्यार से झिड़कती। अब वो 5 साल का हो चुका है। इस नन्ही सी शरारत के लिए बड़ा हो चुका है वो। फिर भी उन दोनों के बीच संवाद का ये क्रम किसी टेप रिकॉर्डर की तरह रोज़ दोहराया जाता और प्रतिदिन ही दोहराई जाने वाली उस बात पर हम सब दोहरा दोहरा कर देर तक हंसते रहते। उस शाम मानी बाहर आकर नहीं बैठी थी और उन्होंने हम लोगों को अपने कमरे में बुलवा भेजा था। मानी के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने अपना चेहरा प्रशांत की ओर मोड़ दिया था। भगवान के घर से बुलावा आ रहा है बेटा, बस 4-6 दिन की मेहमान और हूँ। मैं चाहती हूँ कि बनारस से बहू को भी बुलवा लो। उनके चेहरे पर दृढ़ता है। मैंने आगे बढ़कर उनके माथे पर अपनी हथेली रख दी थी। हल्की सी हरारत है मानी, कोई खास बात नहीं है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने उन्हें घूर कर देखा था।
तो वो भरी भरी सी लगी थी, पहले से बहुत स्वस्थ। पर प्रशांत गंभीर हैं और उन्होंने बुआ को आने के लिए फ़ोन कर दिया था। टीन की संदूकची को टटोल कर उसमें से एक पोटली निकाल अपने दुर्बल शरीर को मसहरी से सिरहाने टेक मानी ने अपनी दृष्टिविहीन आंखों को बुआ की तरफ फेर दिया था। इसमें करीब 80 तोला जेवर है। अमरीश की बहू को दे ही चुकी, अमित रह गए हैं, उन्हीं की बहू को दे देना। मानी धीरे से हंसती हैं। 15 बरस पहले तुम्हारे ही साथ बैठकर ये 2 पोटलियां बांधी थी। एक जिंदगी में दे दी, एक जिंदगी के बाद। बस मेरा काम खत्म हुआ। बुआ के चेहरे पर अस्वीकार है, पर वे उसे शब्द नहीं दे पाती। वे कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाई थीं। वे मानी की पुकार पर भी आगे नहीं बढ़ी थीं। उनकी आंखों में खिसियायापन है, जैसे किसी बहुत ही अनचाही स्थिति में फंस गई हों। उस बहुत ही असहज सी हुआई स्थिति से सबको उबारते हुए प्रशांत ने मानी के हाथों से पोटली थाम कर सायास बुआ के हाथों में ठूंस दी थी। टीन की वो संदूकची मानी ने राम सिंह की ओर बढ़ा दी थी। इसमें कुछ चांदी के रुपए और चांदी का सामान है राम सिंह, ये तुम्हारे लिए है। तूने मेरी बड़ी सेवा की। और जैसे जीवन के बचे हुए सारे शेष कामों को निपटा कर मानी एक बार भी पस्त होकर बिस्तर पर निढाल हो गई थी। कांपते हाथों से टटोल कर उन्होंने अपनी दुर्बल उंगलियों को प्रशांत के बालों में फंसा दिया था। अंधी निगाहों में अनगिनत आशीषें घुल गई थीं। तुम लोगों को क्या कहूँ, क्या दूँ बेटा? तुमने तो जो सुख दिया उसका मोल नहीं। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। मानी का एक एक शब्द अपने अर्थों से भरा और स्पष्ट है। तुम तीनों सुखी रहो, बस आशीष दिए जाती हूँ। उन्होंने अपना दूसरा कांपता हुआ हाथ प्यार से मेरे कंधे पर रख दिया था। पलंग के दूसरे कोने में विक्रम आंखें फाड़े भयभीत सा खड़ा हुआ है। सुखी शब्द को सुनकर वो एक आदत की तरह आगे को बढ़ाया था और उसके स्वर में सदा सी ही एक शरारत घुल जाती है। सुखी क्या होता है मानी? मानी के पल पल निर्जीव पड़ते चेहरे पर एक डूबती सी मुस्कान छा गई थी। घर भर में छाए उस स्तब्ध सन्नाटे के बीच कोई चीख कर रोया नहीं था। दिल के ऊपर कई कई मन का बोझ नहीं महसूस हुआ था। बस आंखों में थोड़ा सा पानी तैर गया था और मन में मौत की घबराहट। मानी के द्वारा इस्तेमाल की गई सारी चीज़ों का पोर्टिको में ढेर लगता जाता है। कपड़ों का बक्सा, जाली की अलमारी, सिरहाने रखा रहने वाला स्टूल, गंगाजली, स्टील का लोटा, कटोरी, रामायण, पलंग और बुआ धीमे से प्रतिवाद करती हैं। कपड़ा लत्ता तो सब बांट देते हैं, पर ऐसे? और कुछ याद कर वो प्रशांत की ओर मुड़ जाती हैं। तुम विसर्जन के लिए इलाहाबाद जा रहे हो प्रशांत? जी बुआ जी। प्रशांत बुआ के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठते हैं। गंगा तो कानपुर में भी है। प्रशांत के सूखे होंठों पर एक मुस्कान आकर खो जाती है। गंगा है, पर संगम तो नहीं है ना। मानी का इस सब में फेथ था। कुछ कहना चाहकर भी मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपने आदर्शों में प्रशांत हठी ही नहीं, दकियानूसी भी हैं। थोड़ी देर में बुआ अंदर चली गई थी। मेरे सुर में झुंझलाहट है। संगम जाना है तो उन सबको भी रोक कर अपने साथ ले जाओ, जिनको मानी अंत तक करती पछती रहीं। प्रशांत तीखी दृष्टि से मुझे घूरते हैं। हमने क्या ये चाहा था अंजू कि मानी अपना सारा बचा जमा हमें सौंप जाए? मैं प्रशांत की उस दृष्टि को नहीं झेल पाती। उनसे हटाकर अपनी आंखें पोटकों के पार गाढ़े हो आए धुंधलके पर जमा दी थी। गलत मत समझो प्रशांत, मुझे जेवर पैसे का लालच नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें लालच नहीं था, पर फिर उस दिन से मानी पर यह गुस्सा क्यों अंजू? तुम क्या सोचती थी कि अपने जीवन में मिली सारी सेवा टहल का राई रत्ती ब्यौरा लगाकर मानी को उस सबका हिसाब से मोल चुका कर जाना चाहिए था? फिर वही गलत समझना। मैं फट पड़ती हूँ। तुम क्या समझते हो कि मानी का दिया मैं रख लेती? मैं एक झुंझलाहट से भर जाती हूँ, उससे भी ज़्यादा इस खीज से कि ना मैं अपनी बात प्रशांत को समझा पा रही हूँ और ना ही वे मेरे क्रोध को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। मैं पस्त हो जाती हूँ। आवेश के कारण विकृत कंठ स्वर अनायासी शांत और लाचार सा होने लगा था। तुम समझते क्यों नहीं प्रशांत? मैं कुछ नहीं चाहती थी, पर सोचो, मानी के पार्ट में तो वो सब गलत था ना। मेरे मन में थकान भर जाती है। उस
क्षण से बार बार न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतने लोगों के सामने जैसे अपने ही पावने से वंचित रखकर अपमानित की गई हूँ, मूर्ख बनाई गई हूँ। एक असमर्थ रोष से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रशांत के स्वर में स्नेह, आजिजी, झुंझलाहट सब कुछ है। मुश्किल ये है कि तुम अपने पागलपन से निकलकर उस पूरी स्थिति को सोचना समझना ही नहीं चाह रही हो। समझ पाओगी तो लगेगा कि मानी कितनी समझदार थी और हम लोगों को कितना प्यार करती थी। और मेरे कंधे को धीमे से थपथपा कर वो उठ खड़े होते हैं। आराम कुर्सी की पीठ से अपना अशक्त सिर टिकाए मैं प्रशांत को जाते देखती रहती हूँ। और अनायास 4.5 साल पहले अपना बनारस जाना, बुआ के घर रहना और फिर मानी और विक्रम का साथ आना सब एक चलचित्र की रील की तरह आंखों के सामने घूमने लगा था। प्रशांत 15 दिन के लिए विदेश जा रहे थे। बहुत समय से बुआ से मिलना नहीं हुआ था और मैं उनके पास बनारस दौड़ी चली आई थी। इस घर से जीवन के कितने ही आनंदित क्षण जुड़े हुए हैं। उन 8 दीर्घ वर्षों के लंबे इतिहास की उपलब्धि मात्र एमए की डिग्री ही नहीं है। उस घर से कितनी ही मीठी और आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं। हमारा 3 तिगाड़ा, मीनाक्षी, दीप्ति और मैं। घर भर में छाई हमारी शैतानियाँ। खाना खाने के लिए रसोई की ओर बढ़ते तो महाराजन का झुर्रियों भरा चेहरा हंसी से खिल जाता। लो आ गई बाजे गाजे वाली बिटिया। इन 10 सालों में कितना कुछ बदल गया है। उन पुराने सुखद दिनों को पल भर को ही लौटा पाऊँ, ऐसा कोई भी तो नहीं बचा साथ देने को। सब अपने अपने ठौर ठिकाने, नए घरों, नए संबंधों में सुखी संपन्न। कभी इस घर में गूंजने वाला शोरगुल, हंसी, कहकहे, निर्बाध गति से चारों तरफ बहने वाला उल्लास अब तो जैसे छोटी छोटी इकाइयों में बंद या तो दूर चला गया था या इसी घर के अलग अलग कमरों में बट गया है। अलग अलग कमरों में बटे उस सुख के ऊपर छाए घर भर के खालीपन से ऊब कर बाहर लॉन में आती हूँ तो अनायास ही आम के पेड़ की उस सघन छाया का अभाव खटका, जिसके नीचे घंटों यूं ही बैठे रहना मेरा एक सुख था। माली कहता है पेड़ बूढ़ा हो गया था, अपनी जड़ों को छोड़ दिया और खुद ही ढह गया। एक बहुत ही सगे माहौल में नितांत अपरिचित से हो जाने के एहसास से एक बारगी ही भर में थकान और ऊब महसूस करने लगती हूँ। बनारस आने का उत्साह, बुआ के साथ बहुत ढेर से दिन रह पाने की लालसा अनायास ही बुझ गई थी। उंगलियों पर हिसाब लगाती हूँ, अभी पूरे 10 दिन और रहना है। अपने ऊपर झुंझलाहट होती है कि प्रशांत का कहा मान यहाँ आने के बजाय उनके साथ ही क्यों नहीं चली गई। छा रही बदलियों के बीच सूरज डूब रहा है। लॉन में मैं और मानी सामने आमने की कुर्सियों पर बैठे हैं। मानी बड़ी देर से कुछ सोच रही हैं। वे मेरी तरफ को झुक गई थी। मेरा कहा मानकर तू एक बच्चा जरूर गोद ले लेना बेटा। क्या ज़रूरत है मानी? उनकी तरफ घूमती हूँ तो उनके चेहरे पर एक विद्रूप भरी मुस्कान छा गई थी। अभी नहीं लगता, जब हाथ पैर थक जाएंगे तब समझोगी। ये भाई भतीजे, नातेदार, रिश्तेदार किसी का साथ नहीं देते। मानी के उन शब्दों की सच्चाई टटोलती हूँ तो अपने लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। जीवन के इस क्षण तक मैंने उस एहसास को कभी भी महसूस ही नहीं किया है। तभी मानी का गौरव से भरा अतीत याद आता है। कर्कशता की सीमा तक अपने अभिमानी स्वभाव से कभी सबको आतंकित रखने वाली मानी अपने ही शरीर के अभिशाप के नीचे दबकर कितनी निरीही और विनयशील हो गई हैं। मुझे 18 साल पहले के वे दिन याद आए थे जब मानी की मौजूदगी में पहली बार बुआ के घर रहना पड़ा था। चटकती दोपहरी में थकी हारी स्कूल से लौटी थी तो घरघराते पंखे के नीचे बुआ के पलंग पर साधिकार किसी और को बैठा देखकर मैं अचकचा कर दरवाजे पर ही थम गई थी। सफ़ेद साड़ी, बहुत गोरा रंग, प्रखर चेहरे पर छाया असीम आत्मविश्वास, एक ऐसा तेज जो आतंक बन मन पर छा गया था। बुआ के चेहरे पर असमंजस था, जैसे किसी प्रतीक्षित अनचाही स्थिति से उबरने का प्रयास कर रही हूँ। ये अंजलि है जिज्जी, रामेश्वर दद्दा की छोटी लड़की। बुआ कुछ क्षण को अटकती हैं। उनकी तबादले की नौकरी है, कभी कलकत्ता कभी मद्रास। बच्चों की पढ़ाई गड़बड़ होती है सो हमने इसे यहाँ बुला लिया है। बुआ जैसे परिचय नहीं, कोई सफाई दे रही हैं। उन्होंने एक बार सिर से लेकर पैर तक और फिर पैर से लेकर सिर तक मुझे चश्मे के अंदर से घूरा था।
ऐसा लगा था कि वे तीक्ष्ण निगाहें शीशों को फोड़ती हुई मुझे भी छेद देती चली गई हैं। घबराई हुई बुआ ने आंखों ही आंखों में निर्देश दिया तो मैंने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। आदर भरे स्वागत के शब्द होठों में ही दबकर रह गए थे और मैं दूसरे कमरे में चली गई थी। उस दिन हमेशा की तरह बुआ के पास घुसकर लेट नहीं पाई थी। रोज की तरह लाड़ में भरकर बुआ ने भी मेरी पीठ नहीं सहलाई थी। मैं अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई थी। मुझे याद आया था कि एक बार मीनाक्षी ने उनके बारे में विस्तार से बतलाया था कि वे फूफा की बड़ी बहन है। बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। तब से अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल स्वयं ही करती हैं। उनके अभिमानी स्वभाव के कारण कभी कभी विनोद में उनके पिताजी उन्हें मानिनी कहा करते थे। उनकी नकल में नन्हे से अमरीश दा ने भी अपनी तोतली भाषा में उन्हें मानी कहना शुरू कर दिया था। तभी से घर के छोटे बड़े सभी बच्चे उन्हें मानी पुकारते हैं। शाम को सोकर उठी थी तो बुआ के कमरे में सबकी मिली जुली आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं चुपचाप जाकर सामने के तख्त पर बैठ गई थी। मानी को चारों तरफ से घेरे हुए अमित, दीप्ति, मीनाक्षी और अमरेशदा बैठे हुए हैं। वे सब मानी के लाए अपने अपने उपहारों को परख रहे हैं और उनसे नई नई फरमाइशें कर रहे हैं। अनायास ही मैंने अपने आप को उस घर में अनावश्यक, अनिश्चित और उस पूरे वातावरण से गैर और उखड़ा सा महसूस किया था। बुआ अकारण ही चीज़ों को इधर उधर रखती हुई कमरे में इधर से उधर जा रही हैं। वे जैसे मुझसे बच रही हैं। उनके चेहरे पर एक आकुलता है। तभी मानी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी थी। अरे बहू, अंजलि को चाय नाश्ता नहीं दिया अभी तक? बुआ के चेहरे की उलझन एक उल्लास में बदल गई थी और वृद्धावस्था के कगार पर खड़ी बुआ शिशु जैसे आह्लाद में भर जाली की ओर बढ़ गई थी। बुआ मेरे लिए नाश्ता निकालने लगी थी। मानी बड़ी देर तक मेरे प्रति की जाने वाली इस लापरवाही के लिए बुआ को डांटती रही थी। मानी से मिलने वाले उस अनाधिकार लाड़ के नीचे दब मेज पर लगी नाश्ते की वे सुवासित प्लेटें देखती हूँ तो लगता है कि ये सब कुछ किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा मेरे लिए दया पर जुटाया हुआ है और मैं उमड़ते हुए आंसुओं को सायास ही नाश्ते के साथ अंदर ही अंदर घुटकती रही थी। और उस दिन पहली बार, फिर उस पहली बार के बाद अनेक बार मैं पीछे की सीढ़ियों पर अकेले बैठ चुपचाप घंटों माँ की याद में रोई थी। मौका पाते बुआ बड़ी देर तक मुझे समझाती मनाती रही थी। मैं बुआ की बात पूरी तरह से समझ पाती हूँ कि बुआ के द्वारा किया जाने वाला मेरा ही नहीं, अपने किसी भी मैके वाले का कोई भी लाड़ दुलार प्यार मानी के लिए आत्म अपमान जैसा ही असह्य है। इसके विपरीत की कोई भी स्थिति उनके दम्भी अहम को तुष्ट करती है। बुआ मुझे दिलासा देती हैं कि फिर भी मानी दिल की बुरी नहीं है। बस वो सिर्फ घर भर पर अपना एक छत्र शासन चाहती हैं। लाड़ दुलार, खातिर तवज्जो का अधिकार क्षेत्र मात्र उनका है। उसमें किसी का भी हस्तक्षेप उन्हें अच्छा नहीं लगता, अपने ही घर में बुआ तक का भी नहीं। पर उस पूरी स्थिति को समझकर भी सहज ही गले के नीचे उतार पाना मेरे लिए कठिन बन गया था। लॉन में मुझे मानी के साथ बैठा देखकर बुआ ने कमरे की खिड़की में से मुझे आवाज़ दी थी। उठकर जाने लगी थी तो मानी के चेहरे पर थकन भरी मुस्कान छा गई थी। कभी किसी से खुलकर बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, नहीं तो। वे धीमे से हंसी थी और मैं अचकचा गई थी। उस क्षण उनके जीवन का एकाकीपन बड़े से बड़ा होकर मेरी आंखों के सम्मुख ही भयावह हो उठा था। बुआ के पास जा बैठी तो काफ़ी देर के असमंजस भरे मौन के बाद वो धीमे से टटोलती हैं। जिज्जी क्या कह रही थी? बुआ के स्वर में मानी के प्रति अजब सा संशय और अपने प्रति अपराधी भाव है। मेरी आंखें खिड़की के बाहर दूर लॉन में अकेली बैठी मानी पर जम गई थीं। कुछ खास नहीं। कुछ क्षणों के असमंजस भरे मौन के बाद बुआ जैसे स्वयं ही सारी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं। असल में जिज्जी चाहती हैं कि अभी भी पहले सा रौब-दाब बना रहे। अरे भाई, अपनी मजबूरी समझो। हाथ पैर नहीं चलते तो थोड़ा दब कर चलो। कुछ सोचती हुई सी बुआ मेरे और पास को सरक आती हैं। फिर ये चाहती हैं कि हम अब भी पहले जैसी ही सेवा करते रहें। अब हम भी बुढ़े हो गए हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा आराम चाहते हैं, एकांत चाहते हैं। बुआ की कोई भी बात अनुचित नहीं लगती, फिर भी मन में लगता रहा था कि कहीं कुछ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन बुआ,
मैं एक असमंजस में घिर जाती हूँ। ऐसा लगता है कि दूसरे की ज़िंदगी और घर परिवार में मैं कुछ अधिक ही हस्तक्षेप कर रही हूँ, पर अब बात शुरू कर दी है तो उसे पूरा करना ही था। मैं स्वर में उभर आए आवेश को भी बहुत प्रयास के बाद भी संयत नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बुआ, कुछ भी तो नया नहीं है। मानी तो हमेशा से ही वैसी थी। जब मानी की उम्र थी, शक्ति सामर्थ्य थी, जब वे तुम्हारी अवहेलना सह सकती थीं, उसका जवाब उतने ही परायेपन से दे सकती थीं, तब तो तुम सब ने उन्हें सिंहासन पर बैठा रखा था। वो तो सारी जिंदगी अपनेपन के लिए तुम सब पर निर्भर रही। तब इतना सम्मान न दिया होता तो शायद उन्होंने भी अपने बुढ़ापे के लिए किसी और परिवार को चुन लिया होता। अब तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब जब वे अपने अंधेपन से विवश हो गई हैं, तब ये सब क्यों? मैं एक क्षण को झिझकती हूँ। कुछ भी कहो बुआ, मुझे ये सब अन्याय सा ही लगता है। रिश्ते का अधिकार भूल भी जाओ, मान लो उन्हें पराया, पर आखिर तुम सबसे जो कभी इतना आदर मान पाया था, उसका आज भी कुछ दावा तो है ना? क्या उनकी सामर्थ्य वैभव के चुकते ही वो सारा आदर प्यार अपनापन भी एक साथ चुक गया है? न जाने कब मानी के उस दुख को लेकर मन पर रख गए एक बोझ के बाहर से दब मेरी आंखें पनिया जाती हैं। मानी से इतना लगाव मैंने पहली बार महसूस किया है। नहीं, संभवतः वो लगाव भी नहीं, किसी व्यक्ति को उसके साधिकार पावने से वंचित रखे जाने का आक्रोश है, या फिर किसी दूसरे की वेदना को बड़ी सजीवता से भोग पाने की एक जीवंत अनुभूति से भरा क्षण। अनायास ही बुआ के चेहरे पर निगाह पड़ते ही मैं उनके प्रति एक अकथ ममत्व से भर उठी थी। बुआ के चेहरे पर खिसियायापन है। मन करता है कि बुआ को जितना अधिक आहत किया है, उससे कई गुना अधिक सहला दूं। आवेश भरा स्वर मध्यम हो, ढेर से अपनेपन से भर जाता है। तुम्हारी ठीक है, बहुत कर लिया, अब भी कर ही रही हो। तुम्हारे ही भरोसे यहाँ पड़ी भी हूँ, पर ये लड़के बहू, इनका भी तो कुछ फर्ज है। सेवा नहीं कर सकते तो तमीज़ से बोल तो सकते हैं। उस दिन जरा सा मानी ने दीपू के बालों में तेल डाल दिया तो भाभी ने इतनी बुरी तरह झिड़का। ऐसे तो कोई नौकरों को भी नहीं डांटता बुआ, और अमरीश दा देखते सुनते रहे। हमेशा ही बात बेबात पर लड़के बहुओं का पक्ष लेने वाली बुआ धीरे से सांस भरती हैं। अरे, आजकल लड़के बहुओं पर किसका जोर है बेटा? कोई 2-4 साल के बच्चे बच्चियां तो हैं नहीं जो डांट मार कर समझा लो। हम दोनों की इज्जत कर लें सो ही बहुत है। मैंने बुआ की तरफ देखा था। शायद उन्होंने कुछ बहुत गलत भी नहीं कहा है। मैंने बात दूसरी तरफ पलट दी थी। रात को खाने बैठे तो कनखियों से बुआ की तरफ देख भाभी मेरी ओर मुड़ गई थी। दीदी जी, सुना है कि मानी जी आपको बच्चा गोद लेने की राय दे रही हैं। अमरेश दा व्यंग में भरकर हंसते हैं। अरे, मानी तो बुढ़ापे में सठिया गई हैं। वे समझती हैं कि बेटा बेटी होते तो बड़ी जिंदगी सुकारत कर देते। सब लोग हंसने लगे थे। मेरे मन में ढेर सा कसैलापन भर आया था। अंदर ही अंदर उमड़ रहे आक्रोश को मैं संभाल भी नहीं पाई थी। अपने आप को बहुत रोकने के बाद भी मेरे मुंह से अनायास फिसला था। सुकारत ना भी करते, पर शायद तुम लोग जैसी अकारत भी न कर पाते। मेरे स्वर के तीखेपन पर बुआ सन्न रह जाती हैं। भाभी अपनी आदत के अनुसार चिड़चिड़ा उठती हैं। आप ही क्या, यहाँ तो मीनाक्षी दी, दीप्ति दी सभी बहुत कुछ कह जाती हैं, पर थ्योरी और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क हुआ करता है दीदी। हम तो कहते हैं जो सुख से रख पाए वो ले जाए मानी को अपने साथ। मैं कुछ क्षण को स्वर के चैलेंज से स्तंभित रह गई थी। समझ नहीं पाई थी कि उस बात का क्या जवाब दूँ और कैसे। और फिर जैसे मैं नहीं, मेरा स्वाभिमान ही मुखर हो उठा था। सुख दे पाऊंगी या नहीं ये तो नहीं जानती, पर यदि मानी तैयार हो गई तो अपने साथ ले अवश्य जाऊंगी, मैंने धीमे से कहा था। अपने पलंग पर आकर लेट गई थी तो उस अति रोष के आवेग में कही गई अपनी ही बात की दुरूहता मुझे परेशान करने लगी थी। अपने उस कमिटमेंट को निभा सकने की सामर्थ्य सिर्फ मेरे ही वश में तो नहीं है। प्रशांत से क्या कहूँगी? अपने कौन से दायित्व के निर्वाह का अधिकार उनसे मांगूंगी? मानी से मेरा नाता ही क्या है? संबंध के हिसाब से जोड़ूं तो दूर दूर तक रक्त का एक छोटा सा अंश भी तो साथ आकर नहीं जुड़ता। नींद से घिरती आंखें एक मानसिक तनाव से भरकर कड़वाने लगी थीं। तभी बहादुर का सहारा लिए मानी मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई थी।
अनिच्छा से मैं एक और सरक गई थी। बैठिए मानी। मानी बहुत देर तक मेरे ही बारे में मुझसे बातें करती रही थी। कोठी तो बहुत बड़ी होगी, कप्तान के घर तो गेट पर संतरी भी पहरा देता है। मेरे हर संक्षिप्त उत्तर के ऊपर छाया दीर्घ मौन। मुझसे ही कुछ सुन पाने की प्रत्याशा से भरे लंबे मौन के बाद अपने प्रलोभन को न संभाल पा वे मेरे और पास को सरक आती हैं। मध्यम हुआए विवश स्वर में स्वार्थ भरी याचना घुल गई थी। क्या तू सचमुच मुझे अपने साथ ले चल रही है? मैं सन्न हो गई थी। अब तक मन में जमी एक धूमिल सी आशा थी कि अपने आत्माभिमान के प्रति कहीं अति सजग मानी अतीत के गौरव को एक बारगी तिलांजलि दे स्वयं ही मेरे साथ चलने को तैयार नहीं होंगी। वो तसल्ली भी बिखर गई थी। मेरी तरफ से कोई इच्छित स्वीकृति न पाकर मानी खिसियाकर हंसी थी। अरे यही बहादुर बक रहा था। थोड़ी देर तक और मेरे पास बैठकर मानी चली गई थी। मैं अपने ही ऊपर एक झुंझलाहट से भर उठती हूँ। समस्या का एक पक्ष यह भी है, अपने उस कमिटमेंट से पीछे हटने का प्रश्न केवल मुझ तक ही सीमित नहीं है। मानी को नए सिरे से आहत करने की आहुति भी उस अस्वीकृति के मूल्य में देनी होगी। इतने दिनों से प्रशांत को मनाने समझाने के लिए कितनी अनुनय विनय, कितने संवाद मन ही मन बुनती रही और अभ्यास करती रही हूँ। प्रशांत आए थे, बिना किसी लाग लपेट के मैंने अपनी पूरी बात उनके सामने रख दी थी। प्रशांत की आंखों की स्वीकृति से भरी सहज मुस्कान, चेहरे पर छाया एक ऐसा आश्वासन जिसमें कहीं कोई दुराव नहीं, पीछे हटने का कोई अनिश्चय नहीं, और मेरे दिल और दिमाग पर से एक बहुत बड़ा बोझा हट गया था। शायद मेरी खुशी का कारण मानी का साथ चलना नहीं, स्वयं मेरे स्वाभिमान की रक्षा की आत्मतुष्टि है। हम लोगों को स्टेशन पर लेने आई पुलिस की पूरी गारद परिवार के इन 2 नए सदस्यों को देख के विस्मित हुई थी। एक दृष्टिविहीन वृद्ध मानी और दूसरा चारों तरफ की भीड़ भाड़ कौतूहल भरी दृष्टियों से असजग मेरी गोद में खेलता अबोध शिशु। कुछ दिन पहले तक बनारस के एक अनाथाश्रम में अनचीन्हा सा, आज हम दोनों के सुख का आधार। मानी ने विक्रमजीत नाम दिया है और उन सबके बीच किसी श्रेष्ठ विजेता से खड़े उल्लसित प्रशांत, फिर पल पल करके जुड़ने वाले बरस पर बरस। उनके बीच मैं नहीं, स्वयं प्रशांत ही मानी की छोटी से छोटी आवश्यकता इच्छा के प्रति अति चौकस रहकर उनके ऊपर सुख बनकर छा गए थे। बुआ का सारा सामान ड्राइवर ने कार में रख दिया था, तो मैं चुपचाप प्रशांत के साथ आकर खड़ी हो गई थी। बरामदे की सीढ़ियों पर खड़ी बुआ नौकरों को इनाम बांट रही हैं। ड्राइवर झुककर फाटक खोलता है तो हैंडल को कसकर पकड़ बुआ एक असमंजस में घिर कर थम गई थी, और फिर उन्होंने अपने बैग के एकदम ऊपर से वो पोटली निकालकर मेरे हाथों में भेज दी थी। ये तुम ही रखो अंजलि। बुआ जैसे किसी चुराए हुए धन को लौटा रही हूँ। उनके स्वर में हठ, अनुनय और उससे भी अधिक खिसियाहट है। उनके बैग में उस पोटली को डाल मैं घबरा कर पीछे हटाती हूँ। नहीं बुआ नहीं। प्रशांत बहुत ही कोमलता से बुआ के कंधों को अपनी बाह से घेर उन्हें सहारा देते से कार में बिठा देते हैं। मेरे मन में अनायासी सारा कोहरा छट जाता है। इतने दिन से दिल दिमाग पर रखा आवेश यकायक अब नहीं था। अनायासी मैं बहुत बहुत हल्का महसूस करने लगी थी। यदि मानी ने वो सारा जेवर मुझे दिया होता तो? मानी के हाथों से मिले जिस पावने को गले के नीचे उतार पाना बुआ के लिए यंत्रणा बन गया है, उससे मुक्त रहने की अवस्था में बुआ उसे कदापि ना स्वीकारती, मेरी तरह ही। तब मैं क्या करती? मुझे मानी की सेवा का मोल नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मानी के जीवन के वे अंतिम शब्द, तुम सब लोगों को क्या कहूँ, क्या दूँ बेटा, तुमने जो सुख दिया है उसका मोल नहीं। उसमें निहित गूढ़ अर्थों को अब समझ पाती हूँ। ऐसा लगता है कि मानी का वो न देना ही जीवन पर्यंत मेरे आत्माभिमान के चारों ओर कवच बनकर छा गया है। ऐसा लगता है कि सब प्रकार के प्रतिवादों व संभावित लांछनाओं से मानी मुझे मुक्त कर गई हैं। जैसे मेरे स्वाभिमान की सौगात मानी मुझे चुपचाप सौंप गई हैं, सबकी निगाहों से बचाकर। अभी आप सुन रहे थे एक भावप्रवण हृदय स्पर्शी कहानी सौगात। कहानी की लेखिका हैं
सुमति सक्सेना लाल जी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।